हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अमित शोवल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 जो इंटरनेशनल रिलेशन का करंट अफेयर नवंबर दिसंबर 2025 का है। इससे पहले हमने जुलाई ऑनवर्ड सारे करंट अफेयर कवर कर दिए आईआर के, प्लस एचपी इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 1 to 4 भी कंप्लीट हो गए और उसी लेक्चर का ये पार्ट है। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमारे टॉपर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। जो संडे को मॉक टेस्ट हुआ था, जो गीतांजलि ठाकुर एंड पूरव मुक्ता, इन्हें 18 मार्क्स लाए आउट ऑफ 25। और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था मॉक टेस्ट, जिन्होंने दिया होंगे उनको पता होगा काफ़ी ज़्यादा मैंने कॉम्प्लेक्सिटी डाली थी, पर इन्हें बहुत ज़्यादा इंप्रोवाइज़ किया। ये क्लियरली शो कर रहा है कि फोकस काफ़ी ज़्यादा है और जो लेक्चर्स है वो थॉरली फॉलो किए। और जिनके मार्क्स कम भी आए मैं उनको भी बोलूँगा धीरे धीरे इंप्रोवाइजेशन होंगी, आप लेक्चर्स को फॉलो करो, इसके नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करो। इम्प्रोवाइजेशन सारा का सारा ये पीवाईक्यू से रिलेटेड ही होता है, तो आपको पेपर के टाइम में बहुत हेल्प करेंगे। और मिस्टेक्स यहाँ जितनी कर सकते हैं ना उतनी करो ताकि पेपर टाइम पे बिल्कुल गलती ना हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी ये प्लेलिस्ट आप अपने पास सेव कर लेना, इसी में इंक्लूड होगा। ऑलरेडी 6 लेक्चर्स हो चुके हैं। और प्लान ऑफ एक्शन जो पहली बार देख रहे हैं उनको फिर से बता दूं कि वीडियो क्वेश्चंस डिस्प्ले होगा, पॉज करना, अपना आप लगाना आप किस तरह से सॉल्व करते हो और फिर प्ले करना, और मैंने क्या अप्रोच अप्लाई की थी एंड पीवाईक्यू से कैसे अलाइन किया हुआ है वो सारा आप इसमें देखना। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप। वेयर वॉज द सेकंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट हेल्थ? डेनमार्क, दोहा, स्विट्ज़रलैंड और यूएसए। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था ये नवंबर के टाइम पे, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हुआ था। तो इसका आंसर दोहा है। तो ये बता दूं मैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये यूएनजीए के अंडर का पार्ट। हमने यूएन के ऑर्गन देखे थे और उसमें मेन था उनका, और उनका ही करवाता है ये वाली जो कॉन्फ्रेंस है। सबसे पहले 1995 में हुई थी, ये डेनमार्क में हुई थी। उसके बाद अब जाके सेकंड टाइम पे हो रही, इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है और काफ़ी टाइम पे हुआ थी। तो इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यूएन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। पोवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, इसके ऊपर ही डिस्कशन होती है इसमें। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था। इसमें स्पेशली खुद डोनाल्ड ट्रंप गए थे और उन्होंने एब्राहम अकॉर्ड में एक कंट्री को इंक्लूड किया था। वो कंट्री कौन सी है? कज़ाकिस्तान, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील। अगर उस टाइम आपने फॉलो किया होगा न्यूज़ नवंबर 2025 की, तो इसका आंसर कज़ाकिस्तान है। तो पहले अब्राहम अकॉर्ड के बारे में पता भी होना चाहिए। ये ऑलरेडी डिप्लोमेटिक रिलेशन के बाद में अच्छे बिल्ड करने हैं इजराइल और अरब कंट्रीज़ के लिए, उसके लिए अकॉर्ड बनाया गया है। ये 2020 में शुरू किया था, जिसमें स्टार्टिंग में यूएई, बहरीन और इसराइल तो थी, फिर मोरक्को और सूडान ने भी ज्वाइन किया और अब 6th कजाकिस्तान बन गया। कंट्रीज़ के नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये तो काफ़ी लंबे टाइम से इशू रहा है, 2023 से इशू रहा है उसके ऊपर, और अभी भी कंटिन्यू हुई है। जो ऑनगोइंग आर्म्ड कंफ्लिक्ट इन्वॉल्विंग सूडान आर्म्ड फोर्स एंड रैपिड सपोर्ट फोर्स, कौन से लोकेशन में ये इशू हो रहा है? तो ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन भी है और काफ़ी टाइम से इसमें यहाँ प्रॉब्लम भी रह रही है। तो इसका आंसर सूडान है। सूडान क्राइसिस भी बोलते हैं हम इसमें, पर इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और पीवाईक्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा गया इसके बारे में। तो थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ आपको कि स्टार्टिंग कैसे हुई थी। 1956 में जब इजिप्ट से आज़ाद हुआ था तो इसको इंडिपेंडेंस मिल गई थी। पर उस मोमेंट पे क्या हुआ कि डिविजन्स थे इनके रीजन में, एक नॉर्दर्न था एक साउदर्न था, तो वहीं कन्फ्लिक्ट हो गया था। नॉर्दर्न साउदर्न के कन्फ्लिक्ट के कारण इनकी सिविल वॉर हुई, प्लस सूडान सिविल वॉर, इसको एन भी बोलते हैं। तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक चली और 1972 में एग्रीमेंट साइन हुआ, एडिस अबाबा एग्रीमेंट। तो फिर उस टाइम रुक गया था थोड़ा सीन। फिर उसके बाद जो वहाँ के लीडर बने थे उन्होंने सरिया एक्ट लगा लिया था, उस वजह से थोड़ी फमाइन भी बढ़ गया था वहाँ पर। तो उस वजह से फिर से सिविल वॉर चली 2005 तक। फिर 2003-05 में इम्प्रोवाइजेशन हुई उस चीज़ के ऊपर, और फिर थोड़ा सा इशू वहाँ पर दरफुर वाले रीजन में आने शुरू हो गया था, क्योंकि वो नॉर्थ साउथ का इशू उनका चला ही रहता था। और तब जाके जिन्होंने लीड किया था अल बशीर, जब उन्होंने वो गद्दी छोड़ी, उसके बाद 2011 में डिवीज़न हो गया नॉर्थ और साउथ सूडान का। 2011 में, तो आप याद कर सकते हो, उसको जुबा पीस एग्रीमेंट भी बोलते हैं। तो जब वो बना तो उसके बाद काफ़ी टाइम तक चला, पर 21 में फिर से मिलिट्री कूप का इशू पड़ गया था। तब यहाँ पर हमारे को दोनों देखने के लिए मिले, एसएएफ और आरएसएफ, इन दोनों का कन्फ्लिक्ट चला रहा। और कभी खार्तुम रीजन जो है उनका कैपिटल, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा इशू रहता ही रहता है और अभी भी एक कॉमनली चल रहा है, बहुत लोगों की डेथ भी इस टाइम पे हुई है। तो इसको याद आप अच्छे से कर सकते हो। आरएसएफ, एसएएफ न्यूज़ में चला ही रहता है, यूपीएससी में भी काफ़ी बार पूछ लिया है, तो इसका साइज से आपको थोड़ा आइडिया अब आ गया होगा। तो मैपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से इसकी नेबरिंग कंट्री है। जैसे रिसेंटली मैंने इजिप्ट और इथोपिया आपको दिखाया था और उसमें नील रिवर का बताया था कि वाइट नील और ब्लू नील कहाँ मिल रही है और किस तरीके से जा रहा है। बस उसी के देखो आप लेफ्ट हैंड साइड में ही है, इधर सूडान है इधर साउथ सूडान है। पर इसमें पर नेबरिंग कंट्री पता होनी चाहिए, लाइक इजिप्ट, लीबिया, चड, CAR, DRC, युगांडा, केनिया और इथोपिया जो नेबरिंग कंट्री भी है इसकी। तो कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैं भी आपको पीवाईक्यू में क्वेश्चन भी दिखाऊंगा क्या क्या इसके बारे में पूछा भी था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा करंट में रहता है कंट्री। देखो डायरेक्ट ही पूछ लिया इन्होंने कि विच ऑफ, ये 2019 में आया था कि कौन सी कंट्री जो साउथ सूडान और सूडान का नेबरिंग कंट्री नहीं है। जब भी देखा आपने छठ
केनिया CR, जैसा देखो छठ केनिया CR तो है, पर केनिया के नीचे तंजानिया है, पर तंजानिया यहाँ टच नहीं कर रहा, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाना था और तंजानिया आपका आंसर सॉल्व हो जाना था। PYQ में पूछा था क्योंकि कन्फ्लिक्ट एरिया है ना, तो इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द बिम्स्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क बिमरन हेल्ड इन नवंबर 2025? ये फर्स्ट टाइम हुई है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो कराई थी बिम्स्टेक ने फर्स्ट टाइम पे, ये कोची में कराई है, तो अपने पास इसको सेव कर लेना। तो कोची इंडिया में ही हुई है और ये नवंबर के मंथ में हुई थी, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर उन्होंने होस्ट किया था। बस ये इंपॉर्टेंट है, बस ये है कि बिम्स्टेक ने कराई थी, पर जो कोलंबो में इनकी बिम्स्टेक की कॉन्फ्रेंस हुई थी तब डिसाइड किया था कि हम ये वाली कॉन्फ्रेंस करवाएंगे जो मरीन के ऊपर होंगी, और ये अब जाके सक्सेसफुल हुई। तो आप अपने पास ऐड कर सकते हैं, कोची केरला में हुई है। तो एक और नेक्स्ट, ये भी बहुत ज़्यादा करंट में रहता है क्योंकि इंडियन ओशन रीजन के ऊपर कन्फ्लिक्ट रह ही रहा है काफ़ी टाइम से, तो इसके ऊपर ही था। विच कंट्री ऑफिशियली जॉइंट कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एज ए फुल मेंबर ड्यूरिंग 7th NSA लेवल मीटिंग जो हुई थी अभी न्यू दिल्ली में, तो उसमें कौन सी कंट्री अब फुल मेंबर बन चुकी है इसकी? तो आपको इसका आंसर बताया, तो इसका आंसर सेशेल्स है, ऑप्शन बी। तो इसके आइडिया आपको पहले होना चाहिए कि कैसे हुआ, कि स्टार्टिंग में आप देखोगे तो 2011 में डिसाइड किया था, पर 3 कंट्रीज थी उस टाइम, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स। फिर 2022 में मॉरिशस जुड़ा, फिर 24 में बांग्लादेश जुड़ा, और अब सक्सेस मिशन में सेशेल्स जुड़ गया इसमें। तो आप ये 5 कंट्रीज आप देख सकते हो। कई बार थीम के बारे में पूछ लेते हैं, तो थीम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी कॉपरेशन इन द इंडियन ओशन रीजन, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन को ही देख रहे हैं और वहीं की कंट्रीज है साथ साथ की जितनी भी है, तो इनका नाम पूछ सकते हैं क्योंकि किसने ज्वाइन किया है अभी, तो आप उनके पास सेव ज़रूर करना। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन जो अभी रिसेंटली हेल्ड हुई है दिसंबर 2025 में न्यू दिल्ली में? तो इसकी जो थीम थी उसका नाम क्या था? तो जो BWC हुआ है रिसेंट में दिल्ली में, तो उसकी जो थीम का नाम है वो स्ट्रेंथनिंग बायोसिक्योरिटी फॉर ग्लोबल साउथ, जो ऑप्शन डी है इसमें, वो है इसके अंदर। तो ये देख सकते हैं थोड़ा सा इन्होंने उसके ऊपर बात करी है, जो ये BWC बनाई कि जो वॉर के टाइम होते हैं उस टाइम पे जितना बैक्टीरिया वायरसेस फैलते हैं उसके ऊपर उसके ऊपर प्रोहिबिशन की बात करी है, और वही स्टार्ट किया था। 1972 में साइन किया था और 1975 में स्टार्ट हुआ था, और 50 साल हो गए इसको इस बार, तभी इसकी मीट हुई थी दिल्ली में। और इसका नाम याद रख लेना, स्ट्रेंथनिंग बायोसिक्योरिटी फॉर द ग्लोबल साउथ। यही जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पूछ सकते हैं, तो अपने पास से आप ज़रूर ऐड करके रखना। फिर आप क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि G20 हमेशा ही और हर साल ही हो रहा है, तो उसकी इंपॉर्टेंस तो आप समझ सकते हो पेपर में कितनी ज़्यादा है। तो उसकी थीम के बारे में पूछा है कि इस बार उसकी जो थीम थी वो क्या थी। अब हम जितनी हमने अभी ब्राज़ील की थीम्स पढ़ी थी, कॉप की थीम्स पढ़ी थी, जो मैंने आपको डिस्कस करा था, हम उसको याद तो कर रहे थे, जैसे अभी इसमें भी आपने याद किया ग्लोबल साउथ पूछ रहे हैं, पर ये जो थीम हुई इसमें ग्लोबल साउथ के ऊपर बात नहीं करी और उसको थीम नहीं बनाया, तो इसकी थीम थोड़ी अलग है। इसकी ऑप्शन सी है, सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबली। तो इसको अपने पास सेव करना। कई बार ऑप्शन में दे दिया ग्लोबल साउथ और आपने टिक कर दिया, वो कोप की है, कोप और G20 की थीम में बिल्कुल क्लैश ना करना। फिर उसके बाद जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं वो है G20 का एवोल्यूशन। तो मैं इसमें आपको ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से G20 की कंट्रीज़ को याद करते हैं, पर सबसे पहले आइडियाज़ बताने। 1991 में ओरिजिन हुआ, पहले G7 G8 होते थे, उन्होंने डिसाइड किया था कि उनकी फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर बैठेंगे। फिर 2008 तक इम्प्रोवाइज़ हुआ, फिर 2014 में लॉन्ग टर्म डिस्कशन शुरू हो गई थी जो ब्रिस्बेन में थी, और अभी 25 में जो साउथ अफ्रीका में उसके देखो अब थीम ये है। और फिर न्यू दिल्ली क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस टाइम पे अगर अभी मैं आपको सारा का सारा दिखाऊंगा भी कितने लोगों ने इसको ज्वाइन किया है, तो इसमें आप देखोगे कि 19 कंट्री है प्लस यूरोपियन यूनियन है, पर एक और कंट्री और एक और यूनियन और जुड़ गया है, वो है अफ्रीकन यूनियन। पर वो जुड़ा कब, जो हमारी G20 न्यू दिल्ली में हुई थी उस टाइम पे जुड़ा था। तो इसको आप याद कर सकते हैं, पर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ किस तरीके से आप G20 कंट्रीज़ को याद कर सकते हो। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो, अगर आपको G7 कंट्रीज पता है तो वो सारी की सारी इसके पार्ट है। इसको याद करने का तरीका होता है G7 क्वाड आई एम स्टाक। तो G7 की कंट्रीज सारी रखो याद, USA, UK, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा, फ्रांस, वो इसका पार्ट है। क्वाड में आपको पता है सेम कंट्री, इंडिया, US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, जो इधर की इसकी कंट्री यहाँ पर होगी। अब एक और ट्रिक है, आई एम स्टाक। आई फॉर इंडोनेशिया, M फॉर मैक्सिको, S फॉर साउथ अफ्रीका, T फॉर टर्की, A फॉर अर्जेंटीना, फिर यहाँ से के फॉर साउथ कोरिया, और लास्ट में आपका चाइना है। तो इस तरीके से आप इसको रिटेन करोगे तो कंट्रीज़ आपको रिटेन हो जाएंगी, कौन कौन सी कंट्रीज़ के पार्ट है। बार बार पढ़ोगे इसको, G7 प्लस क्वाड प्लस आई एम स्टाक, तो इससे आपको रिटेन हो जाएंगी G20 कंट्रीज़ की सारी कौन सी इसमें इंक्लूड है। PYQ में क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको दिखाता हूँ। उनने पूछा था कि G20 जो कंट्री 1999 में एस्टेब्लिश हुई थी, इसमें G7 मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर ही बैठते हैं, तो मैंने आपको भी दिखाया कि ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इनका जो ग्रुप है वो कंसिस्ट करता है 20 कंट्री का। अब कोई
एक डायरेक्ट पहले पढ़ेगा ना वो इसको सही कर लेगा, पर ये इसका आंसर सही रहेगा नहीं, क्योंकि इसमें 19 कंट्री है, प्लस यूरोपियन यूनियन है, और अब तो अफ्रीकन यूनियन भी है, तो इतनी जुड़ गई है। तो उस ईयू के अंदर ही आपको पता कितनी कंट्रीज़ है, एयू के अंदर ही कितनी कंट्रीज़, तो कंट्रीज़ तो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आंसर यहाँ से गलत हो सकता है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। तो अब आप अगला पॉइंट देखो, ये है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। कौन कौन सी किस कंट्री के साथ हुआ है? यूएस, फ्रांस, जापान एंड रशिया। तो इसका आंसर रशिया, और न्यूज़ में रहा था, इंडियन एक्सप्रेस के 2-3 आर्टिकल्स भी एडिटोरियल में लगातार इसके बारे में आए हुए थे। तो उसका ये था। तो आपको पता है इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ अब एक्सेस मिल रहा है। अब रशिया मिलिट्री को इंडियन मिलिट्री के जो सामान होगा वहाँ उनका एक्सेस मिल रहा है, और इंडियन को रशिया का मिल रहा है, तो इससे काफ़ी क्या हेल्प होंगी, रशियन के पोर्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। और ईस्टर्न पोर्ट जो पोर्ट्स हैं आपको पता है वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, और उसके साथ ही अब एनएसआर से स्टार्ट हुआ है, जो आर्टिक ओशन में अब ट्रैवलिंग शुरू हो रही है, मतलब वहाँ पर अब वो आइस पिघल गई थी, तो एक नया रूट बनना शुरू हो गया, इसको एनएसआर बोलते हैं, तो उसका एक्सेस भी मिल जाएगा इंडिया को, तो वो बहुत और ज़्यादा एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, तो इसलिए बहुत हेल्पफुल है। स्पेस एंड एक्सप्लोरेशन इन चीज़ों के लिए बहुत हेल्प करने वाला है। तो पता होना चाहिए जो रेलोस है वो किसके साथ है, वो इंडिया और रशिया का है, तो अपने पास आप ऐड कर लेना क्योंकि न्यूज़ में था। और फिर उसके बाद और भी कंट्रीज़ के साथ हुए हैं ऐसे, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था PYQ में 2016 में पूछा था, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जो इंडिया यूएसए का हुआ था। फ्रांस के साथ भी हुआ है LSA, जापान के साथ भी है एक्सा, एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है MLSA। बस इन ही कंट्रीज़ के साथ है, तो इनको बार बार रिपीटली पढ़ोगे तो याद हो जाएगा किस कंट्री के साथ क्या क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर आप 9 देखो, ये बहुत बड़ा साइक्लोन आया था, साइक्लोन दितवा इसका नाम दिया गया था, जो श्रीलंका में आया था 2025 में आया था, ऑन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो इस टाइम IMF ने अपना एक टूल यूज़ करा था, जिससे से उन्होंने 206 मिलियन डॉलर का उनको पैसा दिया था। तो वो कौन सा टूल था जो यूज़ किया गया था? CRA, RFI, NDB, ADB। तो अगर इसको आपने फॉलो किया होगा तो IMF का पार्ट है, रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट। CRA हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, CRA NDB का पार्ट है, एंड NDB तो खुद ही ब्रिक्स का पार्ट होगी, और ADB मैंने आपको डिफाइन किया था, ADB और AIB में क्या डिफरेंस है। ADB वही 1966 में फिलीपींस के अंदर ही हमारा शुरू हुआ था। तो इसमें आप ये देखो कि ये साइक्लोन दितवा आया था और इनने फंडिंग की थी, और RFI इसका पार्ट था। अब आप यहाँ देखोगे तो PYQ में भी पूछा गया है, 2017 के PYQs में देखो आप डायरेक्ट कि RFI जो टूल है वो किस ऑर्गेनाइजेशन का है। अगर आपको पता होता डायरेक्ट IMF करके आंसर आपका बिल्कुल सही हो गया। तो जो चीज़ें करंट पे उस पर क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछते हैं, मैच द फॉलोइंग भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए अपने पास प्रिपेयर करके रखना। अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो दिसंबर 2025 में इंडिया ने साइन किया सेपा, कौन सी कंट्री के साथ साइन किया? अभी रिसेंटली 2-3 वीडियोस होगी हमारी जिसमें हमने सेपा देखा, सेटा देखा ना, फ्री FTA देखे, तो अब तो आपको बिल्कुल याद होना भी चाहिए, रिपीटली आ रहा है, पर ये कंफर्म हो गया था, इनके साथ बात कर रहे थे, और मैंने उस ऑप्शन में दिया भी था, तो इसका आंसर ओमान है। तो इंडिया ओमान सेपा कंफर्म्ड हो गया है दिसंबर के मंथ में। तो इसमें कुछ 95% इंडियन गुड का उनको एडवांटेज मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी ज़्यादा से ज़्यादा। मस्कट में ही गए थे 18 दिसंबर 2025 में, इसको साइन कर दिया है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें आपके नवंबर दिसंबर के IR के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अच्छे तरीके से कवर हो गया। तो गैस अगर डेली 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, इसमें HPGK के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, CSET के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और जो 25 मॉक टेस्ट भी होता है वो भी मैं यहीं पर लिंक शेयर करता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको दे पाए और उसमें पार्टिसिपेट कर सके। तो गैस अगर मेरे चैनल की वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।